कंजूस ससुराल में चटोरी जेठानी की बेड वाली सीक्रेट रसोई। दुनिया में कंजूसी के कई किस्से सुने होंगे आपने, पर इस घर की बात ही अलग थी। यहाँ चाय में चीनी के दाने भी गिनकर डाले जाते थे। इस महाकंजूस साम्राज्य में फंसी थी हमारी चटोरी बड़ी बहू चंदा, जो आज सुबह सुबह रसोई में बैठी मटर छील रही होती है। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने भी। महाकंजूस साम्राज्य में शादी हो गई। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अगर एक दाना खा लूं तो माँ जी को कौन सा पता चलने वाला है। इतना सोच वो मटर का दाना मुंह में डालती है, तभी दरवाजे पर अरे ये क्या कर रही है चंदा? सारे मटर के दाने तो खुद ही चबा जाएगी, तो सब्जी क्या खाली छिलकों की बनाएगी? अरे नहीं माँ जी, वो तो बस एक दाना। अरे भाग्यवान, 100 ग्राम मटर गिन के लाए थे बाजार से, एक दाना ये खा गई। अब तो बस 90 ग्राम ही बची होगी। हे भगवान, किस कंजूस घराने में आप फंसी हूँ मैं। अपनी मर्जी से एक मटर का दाना भी नहीं चबा सकती। देख चंदा, फिजूल खर्ची और ये बेहिसाब चरने की आदत अच्छी नहीं होती। खाने में कम ध्यान लगाया कर। क्रांति की बात खत्म होते ही सतीश कमरे से बाहर आकर, माँ जरा चाय देना, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। सतीश बेटा, चाय में आज चीनी कम मिलेगी, डॉक्टर ने कहा है ना, ज्यादा मीठा सेहत बिगाड़ देता है। जिसके बाद चंदा फीकी चाय बनाकर सतीश को पकड़ा देती है। वहीं सतीश चाय की पहली घूंट लेते ही, अथु, माँ ये चाय है या उबला हुआ नीम का पानी? ज्यादा जीभ के चटोरे मत बनो सतीश, बिना चीनी की चाय पीने से कोई मर नहीं जाता। रहने दो माँ, ऐसी फीकी चाय से तो अच्छा है कि मैं बिना पिए ही चला जाऊं। खामखा सुबह सुबह मुंह का स्वाद बिगड़ गया। इतना कहकर सतीश अपना बैग उठाकर दफ्तर निकल जाता है। वहीं चंदा रसोई में जाती है, तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। अरे चंदा, देख तो जरा, इस वक्त दरवाजे पर कौन आ टपका? अरे माँ जी, गुप्ता जी और गुप्ता आंटी आए हैं। अरे अरे गुप्ता जी, आइए आइए, बैठिए ना। जिसके बाद दोनों मेहमान सोफे पर आकर बैठते हैं। वहीं क्रांति तुरंत चंदा को कोने में खींचकर चाबी निकालकर, चंदा, नमकीन की कटोरी पूरी मत भरना, आधी भरना और 4 ही बिस्किट निकालना। जी माँ जी। जिसके बाद चंदा रसोई से नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख देती है। अरे क्रांति बहन, नमकीन तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। आजकल बाजार की नमकीन में तेल बहुत होता है बहन, हम तो सेहत का ख्याल रखते हैं। सेहत ठीक है क्रांति जी, पर चाय में चीनी डालना भूल गई है बहू। भूले नहीं है गुप्ता जी, माँ जी ने नाप तोल कर डलवाई है। अच्छा क्रांति बहन, अब हम चलते हैं। अच्छा फिर आइएगा। मेहमान चले जाते हैं। चंदा जूठी प्लेट्स उठाकर रसोई में लाती है। वहीं बचे चटपटे नमकीन देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह, कितनी चटपटी नमकीन है। पेट में तो चूहे तांडव मचा रहे हैं। कोई आसपास देख तो नहीं रहा। चलो 2 चम्मच मार ही लेती हूँ। चंदा जैसे ही पहली चम्मच मुंह में डालकर दूसरी उठाने लगती है, तभी सियाराम जी पीछे आ धमकते हैं। अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर रही है? इतनी महंगी काजू बादाम वाली नमकीन तो हमने मेहमानों की खातिरदारी के लिए मंगवाई थी। बाबूजी, बस जरा सी बच गई थी तो मैंने। सोचा क्या? अगर तू इस तरह मेहमानों की नमकीन पर हाथ साफ करेगी तो हमारे घर का तो बजट पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा भाई। हम तो सरेआम रोड पर आ जाएंगे। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। चंदा, इसको उठाकर डिब्बे में बंद करके रख दे। अगली बार कोई मेहमान आएगा तो यही दोबारा काम आ जाएगी। हे राम, इनकी कंजूसी की भी कोई सीमा है। मेहमानों की जूठी नमकीन भी संभाल कर रख रहे हैं। यहाँ तो भूखे मर जाएंगे, पर ये एक दिन का नहीं खाने देंगे। माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? दोपहर में तो 2 रोटी खाई थी तूने, अब फिर भूख लगाई? जा 1 गिलास ठंडा पानी पी ले। भूख लगने पर भूख अपने आप शांत हो जाएगी। हे राम, बेचारी ननद जी का भी यही हाल है। इस घर में खाने पर तो जैसे सख्त पहरा लगा रखा है इन लोगों ने। ऐसे ही दोपहर में सियाराम हॉल में तख्त पर बैठकर अपने पेट पर हाथ फेर रहा होता है। तभी अचानक, अरे भाग्यवान, जरा सुनो ना। क्या हुआ जी? दोपहर के वक्त क्यों गला फाड़ रहे हो? शांति से आराम भी नहीं करने देते। अरे भाग्यवान, आज तो सूजी के गरम गरम हलवे की बड़ी याद आ रही है। जरा बहू से कहकर थोड़ा सा हलवा तो बनवा दो। दोपहर के वक्त हलवा? तुम्हें पता भी है बाजार में देसी घी और चीनी के भाव कहाँ आसमान छू रहे हैं।
अरे भाग्यवान, रोज रोज कहाँ मांगता हूँ। हाँ, आज बस थोड़ा सा मन कर गया, थोड़ा सा ही बनवा लो। हाँ, गर्मा गर्म सूजी का हलवा। आप भी ना बुढ़ापे में बच्चों जैसी जिद करते हो। इतना कहकर क्रांति रसोई में आकर अलमारी का ताला खोलकर एक बहुत ही छोटी सी कटोरी सूजी, आधी चम्मच घी और जरा सी चीनी निकालती है। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? इतने छोटे छोटे डिब्बों में से चम्मच भर भर के सामान निकाल रही है। चंदा, तुम्हारे बाबूजी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ये लो सूजी, चीनी और घी, जल्दी से झटपट हलवा बना दो। माँ जी, आपने तो बस ये 2-2 चम्मच सामान दिया है। इतने से सामान में पूरे घर के लिए हलवा कैसे बनेगा? अरे बहू, इतना ही बहुत है। सूजी जब पानी में फूलती है ना तो बहुत सारी हो जाती है। तू बना तो सही, सबके लिए हो जाएगी। हाँ, सूजी नहीं, जैसे कोई जादू का चिराग हो जो फूल कर पूरा पतीला भर जाएगा। हद कंजूसी है। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। इतना कहकर चंदा बेमन से नाप तोलकर मिला सामान कढ़ाई में भूनती है। वहीं हलवा कढ़ाई की तली में चिपक जाता है। तभी क्रांति देवी रसोई में आती हैं। बन गया हलवा बहू। देखिए माँ जी, मैंने तो कहा ही था आपसे, ये तो कुल 4 चम्मच हलवा बना है। अब इतने से में सब लोगों का कैसे हो पाएगा? अरे बहू, तू इतनी चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जी जिंदा है, हर समस्या का हल है। क्रांति अलमारी से छोटी छोटी कांच की 4 कटोरियां निकालती है और नाप नाप कर हर कटोरी में ठीक 2-2 चम्मच हलवा डालती है। माँ जी, 2 चम्मच हलवा, इतने से हलवे से किसका पेट भरेगा? अरे बहू, अब इस उम्र में हमारी कौन सी ज्यादा खाने की इच्छा होती है? और वैसे भी बुढ़ापे में घी और चीनी शरीर को नुकसान ही पहुँचाते हैं। आपकी तो उम्र हो गई माँ जी, पर मेरी कौन सी उम्र गई है? मुझे तो नुकसान नहीं करता ना घी चीनी। पर माँ जी, मुझे तो सच में बड़ी तेज भूख लगी है। 2 चम्मच हलवे से मेरा क्या होगा? अरे बहू, तुझे तो हर वक्त भूख ही लगती है। अभी दोपहर में रोटी खाई थी, फिर भी पेट नहीं भरा। जितना मिला है उतने में ही संतोष करना सीख। चंदा मन महसूस कर कटोरी उठाती और पहली ही चम्मच में आधा हलवा साफ कर देती है। देखिए माँ जी, 2 ही चम्मच में कटोरी खाली हो गई। हलवा तो जीभ पर टिकने से पहले ही पेट में गायब हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, स्वाद ही तो लेना था, पेट थोड़े ना भरना था हलवे से। अब चल बर्तन साफ कर ले। क्रांति कटोरी लेकर बाहर चली जाती है। चंदा कड़ाही खुरचते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, ये घर है या कोई भुखमरी का आश्रम? या तो खाने के नाम पर चिड़िया के चुगने जितना खाना मिलता है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं तो यहाँ सूखे पत्ते की तरह सूख कर गिर जाऊंगी। ऐसे ही शाम को चंदा कमरे में अकेली बैठी होती है, जहां उसका मन कुछ खट्टा मीठा और चटपटा खाने के लिए मचल रहा होता है। तभी वो तुरंत सतीश को फोन मिलाती है। सुनिए जी, आज शाम को घर आते वक्त जरा 20-25 गोलगप्पे लेते आना ना। सुबह से पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। कुछ चटपटा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे चंदा, इतने सारे गोलगप्पे? चलो ठीक है, आते हुए ले आऊंगा। वहीं बदकिस्मती से क्रांति कमरे के बाहर से गुजरती हुई चंदा की सारी बातें सुन लेती है और भिनभिनाती हुई तुरंत हॉल में सियाराम जी के पास पहुंचती है। सुन रहे हो जी, तुम्हारी बड़ी बहू की जीभ कितनी चटोरी होती जा रही है। रोज रोज सतीश को फोन करके नई नई फरमाइशें चिपका देती है। आज गोलगप्पों की रट लगा रही थी। क्या गोलगप्पे? इस महंगाई के जमाने में गोलगप्पे उड़ाए जाएंगे? रुकिए, मैं अभी जाकर सतीश को फोन करके सख्त मना करती हूँ कि एक कौड़ी भी गोलगप्पे पर बर्बाद ना करे। अरे अरे भाग्यवान, रुको, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम सीधे मना करोगी तो बहू मुंह फुला लेगी और दोनों के बीच कलेश होगा। एक काम करो, सतीश को फोन लगाओ और कहो कि बस 20-30 रुपए के ही गोलगप्पे लाए। 8-10 गोलगप्पे आ जाएंगे, उसी में सब स्वाद ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद सतीश हाथ में एक छोटा सा थैला लिए घर आता है। तभी चंदा गोलगप्पों का थैला देखकर खिल उठती है। आ गए आप? आज तो मजा ही आ जाएगा। चटपटे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। चंदा जैसे ही थैला खोलकर देखती है, उसमें गिने चुने 8-10 गोलगप्पे ही नजर आते हैं। उसकी खुशी का गुब्बारा पल भर में फूट जाता है। ये क्या, आप तो बस इतने से ही गोलगप्पे लाए हैं? इसमें से पूरे घर के इतने सारे लोग कैसे खाएंगे? अरे बहू, सब खा लेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? अब ये सब क्या कोई पेट भर के खाता है? ये सब तो बस जीभ के स्वाद के लिए होता है। संजू बेटा, सतीश, सब लोग आ जाओ गोलगप्पे खाने। इतना कहते ही पूरा परिवार गोलगप्पों पर टूट पड़ता है। क्रांति, सियाराम और संजू 2-2 गोलगप्पे कटक जाती हैं।
हे भगवान, अब तो कुल 4 ही बचे हैं। इससे पहले कि चंदा हाथ आगे बढ़ाती, सतीश 2 गोलगप्पे खा जाता है। वहीं चंदा की प्लेट में सिर्फ 2 गोलगप्पे ही आते हैं। अरे यार, ऐसा मंगाने का क्या फायदा हुआ? 2 गोलगप्पों से तो मुंह का कोना भी गीला नहीं हुआ, ना पेट भरा ना मन। बस बस बहू, इतना ही खाना चाहिए। बाजार का खट्टा मीठा पानी पेट का हाजमा बिगाड़ देता है। हाजमा तो आप लोगों की कंजूसी ने बिगाड़ रखा है। ये तो उम्र है हंसने खेलने और खाने पीने की। बुढ़ापे में तो वैसे भी कुछ बचता नहीं है, फिर भी खाने पर ऐसा पहरा लगा रखा है। अगले दिन शाम को चंदा फिर हिम्मत जुटाती है। इस बार वो सतीश से छिपकर अकेले अपने लिए चाट मंगवाती है। वहीं सतीश जैसे ही चाट का पैकेट लेकर हॉल में दाखिल होता है, संजू और क्रांति की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे वाह भैया, चाट लाए हो? माँ देखो ना, भैया चाट लाए हैं, हम भी खाएंगे। हे भगवान, इस इंसान को कितनी बार समझाया था कि चुपचाप कमरे में ले आना, पर ये तो पूरे ढोल नगाड़े बजाते हुए सबके सामने ही ले आए। चाट? सतीश बेटा, ये क्या फिजूल खर्ची है? वो माँ जी, आप लोगों को भी खानी है तो मैं बाजार से और मंगवा देती हूँ। ये तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। नहीं नहीं बहू, और मंगवाने की क्या जरूरत है? पैसे पेट पर थोड़ी ना उगते हैं, इतनी बहुत है। हम सब एक एक चम्मच चख लेंगे, बाकी तू खा लेना। हाँ भाभी, माँ बाबूजी तो एक एक चम्मच ही लेंगे, 2 चम्मच मैं ले लेती हूँ। सब एक एक 2-2 चम्मच चाट उड़ा लेते हैं। सतीश भी जरा टेस्ट कराओ कहकर 2 चम्मच मार लेता है, जिसके बाद सिर्फ 2 चम्मच चाट बचती है। वाह, 2 चम्मच चाट, इससे तो अच्छा था मैं पानी पीकर ही सो जाती। चलो चलो बहू, स्वादिष्ट थी। बहू अब जा और ये दोने कूड़ेदान में डाल दे। बस बहुत हुआ, अब और मन मार कर नहीं जिया जाता। ये लोग तो मुझे एक निवाला सुकून से नहीं खाने देंगे। मुझे कुछ पक्का जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, वरना इस कंजूस कबीले में भूखे पेट ही मेरी आत्मा भटकती रहेगी। दोपहर के समय चंदा अपने बेडरूम की सफाई कर रही होती है। तभी चद्दर झाड़ते झाड़ते ना खुद चैन से खाते हैं, न दूसरों को जीने देते हैं। पता नहीं इस कंजूसी के पैसे को कहाँ सिर पर लाद कर ले जाएंगे। चंदा बेड की चादर बिछाने के लिए गद्दे को थोड़ा ऊपर उठाती है। तभी अचानक उसे शादी के समय की एक बात याद आ जाती है। अरे बहू, अलमारी की क्या जरूरत है तुम्हें? ये देखो, एकदम सॉलिड शीशम की लकड़ी का बेड बनवाया है तुम्हारे लिए। इसमें तो इतनी जगह है कि तुम्हारे पूरे कमरे का सामान इसमें समा जाए। अरे हाँ, ससुर जी ने बिल्कुल सही कहा। इस बेड के अंदर तो इतनी जगह है कि आधा घर समा जाए। जब बेड खाली पड़ा है तो क्यों ना मैं इसी में अपना जुगाड़ बैठाऊं। चंदा तुरंत बेड का भारी गद्दा हटाकर बॉक्स खोलती है, जहां बेड का एक पूरा हिस्सा खाली और साफ सुथरा पड़ा होता है। वाह जी वाह, आइडिया तो एक नंबर है। क्यों ना मैं अपना खाने पीने का सारा सामान अपने पति देव से मंगवा कर इस बेड के अंदर ही छुपा दिया करूं। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और मैं आराम से कमरे का दरवाजा बंद करके खाऊंगी। चंदा तुरंत बेड का बॉक्स वापस बंद कर देती है और सीधे सतीश के पास पहुंचती है। सुनिए जी, आज शाम को आते वक्त मेरे लिए नमकीन, चिप्स और चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट ले आना। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे चंदा, इतना सारा सामान? माँ ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। तुम ला रहे हो या मैं माइक के फोन में लाऊं? शाम को सतीश चुपके से झोला लाकर चंदा को थमा देता है। तभी चंदा कमरे का दरवाजा बंद करके बेड खोलती है। नमकीन, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, वेफर्स सब सेट हो गया। पर रोज रोज सूखा नाश्ता खाने से पेट कहाँ भरता है? कुछ गरम और चटपटा भी तो होना चाहिए ना। इतना सोच अगले दिन चंदा बाजार जाकर एक छोटा इंडक्शन चूल्हा, फ्राई पैन और मैगी ब्रेड खरीद के लाकर बेड के कोने में सेट कर देती है। लो जी, बन गई मेरी सीक्रेट रसोई। आज तो दोपहर में जब सब सो जाएंगे तब गरम गरम पकौड़े तलूंगी। दोपहर को जब पूरा परिवार खर्राटे मार रहा होता है, चंदा कमरे का दरवाजा लॉक कर इंडक्शन पर पकौड़े छौंक देती है, जिससे पूरे कमरे में बेसन और तेल की सौंधी खुशबू फैल जाती है। वाह चंदा रानी, क्या पकौड़े तले हैं! टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। चंदा बेड पर पलथी मारती है और पहला पकौड़ा सॉस में डुबोकर मुंह में ठूस ही रही होती है कि अचानक, अरे बहू, दोपहर में कमरे का दरवाजा बंद करके क्यों रखा है? दरवाजा खोल। हे भगवान, ये माँ जी कहाँ से टपक पड़ी? चंदा इंडक्शन, फ्राई पैन और पकौड़ों की प्लेट उठाकर सीधे बेड के अंदर पटक देती है और धड़ाम से बेड का बॉक्स बंद कर देती है। जल्दबाजी में उसके मुंह और गाल पर बेसन का घोल और केचप लगा रह जाता है। वहीं वो हाँफते हुए दरवाजा खोलती है। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? और ये कमरे में से बेसन और तेल के पकौड़े तलने की खुशबू कहाँ से आ रही है?
वो माँ जी, खुशबू। अरे वो तो पड़ोस वाली गुप्ता आंटी के घर में पकौड़े बन रहे होंगे ना, तो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में खुशबू आ रही है। अच्छा, और ये तुम्हारे मुंह पर पीला पीला क्या चिपका हुआ है? अरे माँ जी, वो तो मैंने अपने चेहरे की रंगत सुधारने के लिए बेसन और हल्दी का फेस पैक लगाया था, वही थोड़ा सा सूख कर गालों पर रह गया है। फेस पैक? तू बेसन ऐसे बर्बाद मत कर और जाकर रसोई में चाय का पानी चढ़ा। जी माँ जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। चंदा घर पर सबके साथ खाना काफी कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे आलोक की शादी हो गई होती है। वहीं आज नई नवेली देवरानी विनीता पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में खड़ी होती है। देख विनीता बहू, आज तेरी पहली रसोई है। ये ले 1 लीटर दूध, थोड़े से चावल और ये गिने चुने बादाम काजू, बस इतनी ही खीर बनानी है। माँ जी बस 1 लीटर दूध? घर में इतने सारे सदस्य हैं, इतने में तो सबको 2-2 घूंट खीर ही मिल पाएगी। पहली रसोई है बहू, शगुन किया जाता है, पेट नहीं भरा जाता। और हाँ, ध्यान से बनाना, एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर क्रांति बाहर चली जाती है। वहीं विनीता खीर चढ़ाकर पेट में रखे ड्राई फ्रूट्स में से एक बादाम उठाकर चुपके से मुंह में दबा लेती है। तभी क्रांति अचानक वापस आ धमकती है। अरे विनीता, ये क्या कर रही है तू? पहली रसोई से पहले बादाम खुद ही चबा गई। ऐसे तू ही खा जाएगी तो खीर में क्या सिर्फ छिलके तैरेंगे? वो माँ जी बस स्वाद देख रही थी कि बादाम ताजे हैं या नहीं। स्वाद देख रही थी बहू? हमारे घर में ऐसी फालतू की चरने की आदत नहीं चलती। रसोई का सामान जीभ लपलपाने के लिए नहीं होता। हे भगवान, किस कंजूस घर में ब्याह दिया मुझे। एक बादाम क्या खा लिया, जैसे पूरे घर की संपत्ति हड़प ली हो मैंने। कितनी अजीब सांस है। विनीता बेमन से पानी जैसी पतली खीर पकाती है। दिन ढलता है और रात को विनीता के मायके से आया बड़ा सा मिठाई का डिब्बा मेज के बीचों बीच रखा जाता है। क्रांति चम्मच से गिन गिन कर सबको एक एक मिठाई का टुकड़ा पकड़ाती है। वहीं विनीता झट से डिब्बे में हाथ डालकर एक और मिठाई उठा लेती है। अरे अरे बहू विनीता, ये क्या कर रही हो? एक पीस खा तो लिया तुमने, अब ये दूसरा पीस किस खुशी में लपेटा जा रहा है भाई? बाबूजी, मेरे मायके से आई है मिठाई और मुझे थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, इसलिए। मायके से आई है तो क्या शादी की सारी मिठाई अकेले ही चटकर जाओगी? यहाँ सब एक एक पीस ही खा रहे हैं। अगर इस तरह 2-2 पीस उड़ाओगी तो कल तक तो डिब्बा साफ हो जाएगा। हद है कंजूसी की। मेरे घर से आई मिठाई पर मुझे ही आंखें दिखाई जा रही है। विनीता बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन दोपहर में विनीता भूख से बेहाल होकर रसोई की अलमारी टटोलती है, जहाँ उसे नमकीन का एक डिब्बा मिल जाता है। वो डिब्बा उठाकर हॉल में सोफे पर बैठकर नमकीन खाने लगती है। तभी क्रांति कमरे से बाहर निकलकर, अरे बहू, ये क्या कर रही है? इतनी सारी नमकीन एक साथ? ये नमकीन तो हमने मेहमानों के लिए रखी थी। माँ जी, दोपहर का वक्त है, मुझे भूख लग रही थी तो थोड़ी सी नमकीन ही तो ली है। अरे भाग्यवान, तुमने अलमारी में ताला नहीं लगाया था क्या? ऐसे तो नई बहू पूरे घर का राशन चट कर जाएगी और मेहमानों के लिए सिर्फ खाली डिब्बे बचेंगे। मेरी ही गलती थी जी, मैं ताला लगाना भूल गई। अब से ये चाबी मेरी कमर में ही बंधी रहेगी। इनके हाथ में जो सामान आ जाए उसी को साफ करना शुरू कर देती है। भगवान, ये घर है या कोई जेल खाना? एक एक निवाले का हिसाब मांगा जाता है यहाँ। विनीता उदास होकर रसोई में काम कर रही जेठानी चंदा के पास जाती है। भाभी, आपको अजीब नहीं लगता? ये लोग बात बात पर खाने को लेकर टोकते रहते हैं। एक बादाम खा लो तो बवाल, 2 चम्मच नमकीन खा लो तो कंगाली का डर। अब इतने शांत कैसे रह लेती हैं? आपको भूख नहीं लगती क्या? अरे नहीं छोटी, मुझे तो वैसे भी बहुत कम भूख लगती है। मैं तो बस 2 रोटी खा लूं, उसी में मेरा पेट भर जाता है। वाह, जेठानी जी तो बड़ी महान बनी फिरती है। पर मैं कैसे मन मारूं? मुझसे तो भूखे पेट नहीं रहा जाता। ऐसे ही दोपहर में विनीता अपनी नई हेयर स्टाइल दिखाने चंदा के कमरे की तरफ आती है। जैसे ही विनीता चंदा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे कमरे के अंदर से मैगी की सौंधी सौंधी तेज खुशबू आती है। अरे ये क्या? कमरे के अंदर से तो गर्मा गर्म चटपटी मैगी की खुशबू आ रही है। विनीता बिना दस्तक दिए कमरे का दरवाजा धकेल देती है। वहीं चंदा बदहवासी में इंडक्शन और बॉल को गद्दे के पीछे छिपाने की कोशिश करने लगती है। अरे भाभी, आप अकेले अकेले मैगी बना के खा रही हैं? मुझे तो एक बार भी नहीं पूछा। अरे मैगी? अरे नहीं छोटी, मैं कहाँ मैगी खा रही हूँ? बेडरूम में भला मैगी कैसे बन सकती है? तू भी क्या बातें करती है?
पर भाभी खुशबू तो बिल्कुल आपके कमरे के अंदर से ही आ रही है। अरे वो तो बाहर पड़ोसियों के घर में बन रही होगी ना, तो खिड़की से हवा के साथ खुशबू आ गई होगी। तुम बताओ क्या दिखाने आई थी? वो तो मैं बस अपनी हेयर स्टाइल दिखाने आई थी कि कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो छोटी, एकदम बढ़िया। अब जाओ आराम कर लो। भाभी भले ही मना कर रही हो, पर खुशबू तो 100% इन्हीं के कमरे से आ रही थी। दाल में कुछ तो काला जरूर है। शाम के समय क्रांति घर के बाहर चबूतरे पर बैठी है। तभी पड़ोस की हेमलता उसके पास आकर बैठती है। अरे क्रांति बहन, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारी बड़ी बहू ने कमरे में अलग से कोई रसोई खोल रखी है क्या? क्या फालतू की बातें कर रही हो बहन जी? बेडरूम में कोई रसोई खोलता है क्या? धूप में दिमाग तो नहीं सठिया गया तुम्हारा? अरे बहन, मैं सच कह रही हूँ। आए दिन तुम्हारी बड़ी बहू के कमरे की खिड़की के पीछे से कभी पकौड़ों की तो कभी मैगी और चाइनीज खाने की खुशबू आती रहती है। सड़क पर गाड़ियाँ और ठेले वाले निकलते रहते हैं, उन्हीं की खुशबू होगी। मेरी बहू तो 2 रोटी से ज्यादा खाती ही नहीं, बेचारी के कमरे में कहाँ से रसोई आएगी? क्रांति तो बात को टाल देती है, लेकिन दूर खड़ी विनीता ये सब सुन लेती है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है। कुछ दिनों के बाद दोपहर में विनीता फिर चंदा के कमरे में आती है, तो वहीं चंदा बहुत देर से दरवाजा खोलती है। तभी विनीता ध्यान से देखती है, चंदा के होठों के कोने पर टोमेटो केचप लगा होता है और कमरे में बेड का गद्दा थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। अरे भाभी, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, और ये आपके मुंह के कोने पर केचप कहाँ से लग गया? केचप? अरे वो तो लाल चंदन का लेप लगाया था गालों पर, वही थोड़ा सा रह गया। लाल चंदन का लेप? वाह भाभी वाह, उस दिन मैगी की खुशबू, आज गालों पर केचप और फ्रेंच फ्राइज की गंध। अब तो पक्का हो गया कि भाभी कुछ न कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। अगले दिन क्रांति के सिर में तेज दर्द होता है, तो वो रसोई में काम कर रही चंदा से बाम मांगती है। अरे चंदा, जरा दर्द वाला बाम तो दे दे, सिर फटा जा रहा है। माँ जी, वो ऊपर हमारे कमरे में रखा है, आप जाकर ले लीजिए। चंदा आराम से रसोई में आटा गूंथती रहती है। तभी अचानक उसका ध्यान भटकता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कमरे में तो बेड खुला पड़ा है, सारा खाने का सामान फैला हुआ है। अगर माँ जी ने देख लिया तो आज मेरा भांडा फूट जाएगा। चंदा गीले हाथ साड़ी में पोंछते हुए सीढ़ी की तरफ भागती है। माँ जी रुकिए, मैं निकाल कर देती हूँ, आप मत जाइए। उधर क्रांति चंदा के कमरे में जाती है और साइड टेबल की दराजें टटोलने लगती है। अरे चंदा, यहाँ तो बाम कहीं दिख ही नहीं रहा। चंदा डरते डरते कमरे में आती है और देखती है कि कमरे का सारा सामान एकदम साफ सुथरा और सलीके से रखा है। बेड बंद है और बाम साइड टेबल पर रखा है। ये लीजिए माँ जी बाम, इसे माथे पर लगा लीजिए, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। जब सामने ही रखा था तो इतना हल्ला क्यों मचा रही थी? इतना कहकर क्रांति बाम लगाकर नीचे चली जाती है। वहीं चंदा हैरान होकर कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। अरे ये कैसे हो गया? कमरे में तो सब सामान बिखरा पड़ा था, फिर ये अचानक बेड के अंदर कैसे चला गया? आप चिंता मत कीजिए, आपके सीक्रेट किचन का सामान मैंने सही सलामत छुपा दिया था। छोटी, तुझे कैसे पता चला? जिस दिन आपके मुंह पर केचप लगा था और कमरे से मैगी की खुशबू आ रही थी, तभी मुझे शक हो गया था, और आज जब आप बाहर थी तो मैंने बेड खोलकर आपकी सीक्रेट रसोई खुद अपनी आंखों से देख ली। छोटी, प्लीज माँ जी और बाबूजी को मत बताना, वरना वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे दीदी, मैं क्यों बताऊंगी, लेकिन आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? मुझे डर था कि तू नई नई आई है, कहीं माँ जी और ससुर जी के सामने नंबर बनाने के लिए मेरी चुगली ना कर दे। अरे दीदी, मैं खुद उन लोगों की कंजूसी और रोक टोक से तंग आ चुकी हूँ। वैसे आपसे आप अकेले अकेले नहीं खाएंगी, अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस सीक्रेट रसोई में दावत उड़ाएंगे। आज से मेरी सीक्रेट रसोई में तेरी भी पार्टनरशिप पक्की। और फिर ऐसे ही सुबह के वक्त जब घर के सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं, तभी क्रांति नाप तोलकर दाल के चीले की प्लेट सजा रही होती है। देख चंदा, आज मूंग दाल का चीला बना ले, सब लोग एक एक चीला ही खाना, दोपहर को रोटी भी तो खानी है। हाँ हाँ भाग्यवान, एक एक चीला बहुत है, सेहत भी ठीक रहेगी और दाल की बर्बादी भी नहीं होगी। सास ससुर और ननद संजू नाश्ता करके हॉल में चले जाते हैं। वहीं चंदा और विनीता एक एक चीला खाकर अपने मुंह पर हाथ फेरती हैं। इस एक चीले से तो मेरे पेट के कोने को भी हवा नहीं लगी, मुंह में अटक कर रह गया नाश्ता। अरे तू क्यों चिंता करती है छोटी, चल अपनी सीक्रेट रसोई में आज मस्त गरम गरम फ्राइड राइस बनाते हैं। दोनों चुपके से
चंदा के बेडरूम में आती हैं, जहां विनीता दरवाजे पर पहरा देती है और चंदा बेड खोलकर इंडक्शन पर फ्राइड राइस छौंकती है। आहा दीदी, क्या खुशबू आ रही है। सास ससुर के एक चीले के सामने तो ये फ्राइड राइस स्वर्ग जैसा लग रहा है। कहा था ना मैंने, यहाँ पेट भर कर खाओ, कोई टोकने वाला नहीं है। अब दोनों का ये रोज का नियम बन गया है, कभी पास्ता, कभी मैगी, तो कभी पकौड़े। एक दिन विनीता बाजार से सीक्रेट किचन का राशन लेकर लौट रही होती है कि रास्ते में संजू उसे देख लेती है। अरे भाभी, इस थैले में क्या क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। अरे संजू, इसमें तो मेरा पर्सनल सामान है, कॉस्मेटिक्स और कपड़े वगैरह। तू जा अंदर। विनीता थैला लेकर कमरे में भाग जाती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं। छिप छिपाकर भारी और तला भुना खाने की वजह से दोनों बहुओं का वजन काफी बढ़ जाता है और वो मोटी दिखने लगती हैं। और एक दिन हॉल में क्रांति, सियाराम और संजू बैठे होते हैं। अरे जी, तुमने गौर किया, आजकल हमारी दोनों बहुएं घर का खाना तो बहुत कम खाती है, एक एक रोटी में हटने लगती है, पर दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। हाँ माँ, सही कह रही हो, इतनी कम खुराक है फिर भी इतनी मोटी हो रही है। अगर पेट भरकर खाने लगे तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। बात तो सोचने वाली है भाग्यवान। हवा खाकर तो कोई इतना मोटा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बाहर से कुछ मंगवा कर ठूसती है। आज रात से इन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जब रात में पूरा परिवार सो जाता है, तभी अचानक रात को विनीता के पेट में तेज मरोड़ और दर्द उठता है। वो दर्द से कराहने लगती है। माँ जी, आलोक बचाओ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। विनीता की आवाज सुनकर पूरा घर उसके कमरे की तरफ भागता है। माँ जी, दीदी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। घर के सब लोग जमा हो जाते हैं। वहीं सतीश डॉक्टर को बुलाता है। तभी चंदा के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर दोनों की जांच करते हैं। देखिए, इन्हें बहुत तेज एसिडिटी और बदहजमी हुई है। रोज रोज ज्यादा भारी तला भुना और उल जलूल खाने की वजह से पेट का हाजमा बिगड़ गया है। इन्हें सिर्फ हल्का खाना दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे घर में तो सादा सुपाच्य खाना ही बनता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। ये भारी खाना कहाँ से खा लेंगी? खैर, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, पर परहेज बहुत जरूरी है, वरना फैटी लीवर की शिकायत हो जाएगी। डॉक्टर चले जाते हैं। दवाइयों के असर से कुछ दिनों में चंदा और विनीता का पेट दर्द तो ठीक हो जाता है, पर चटपटे खाने की तलब उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जेठानी चंदा घर का कूड़ा बाहर कूड़ेदान में डाल रही होती है। अरे बहन जी, पहले तो आपके घर से चिड़िया के घोंसले जितना कूड़ा निकलता था, अब ये 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ कि पैकेट्स और रैपर्स का अंबार निकल रहा है। संजू ये बात सुन लेती है और दौड़कर अपनी माँ क्रांति को बताती है। माँ, कूड़े वाला कह रहा था कि हमारे घर से ढेर सारे खाने के रैपर्स निकल रहे हैं, और उस दिन विनीता भाभी भी बहुत सारा सामान छुपा कर ला रही थी। क्या इसका मतलब दोनों बहुएं हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं? आज इनका भांडा फोड़ती हूँ। क्रांति अपने दोनों बेटों सतीश और आलोक को बुलाती है। सतीश, आलोक, तुम्हारी बीबियां दिन ब दिन मोटी होती जा रही हैं, घर का खाना छूती नहीं और कूड़े में मैगी चिप्स के पैकेट मिल रहे हैं। तुम लोग इन्हें बाजार से क्या क्या ला कर दे रहे हो? अरे माँ, हमें क्या पता, वो तो दिन भर आपके सामने ही घर में रहती है ना, हम कुछ नहीं लाते। हाँ माँ, आप बिना वजह शक कर रही हैं। मुंह ज्यादा मत चलाओ। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों में से कोई भी इस साजिश में शामिल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सतीश और आलोक पसीना पोंछते हुए सीधे ऊपर अपने अपने कमरों में जाकर अपनी अपनी बीवियों को सचेत करते हैं। चंदा, माँ को तुम लोगों पर शक हो गया है, अब थोड़ा समझ जाओ, वरना सारा राज खुल जाएगा। अरे तुम तो डरपोक हो जी, हम कोई चोरी थोड़ी ही कर रहे हैं, बस अपना पेट ही तो भर रहे हैं। उधर नीचे हॉल में अगले दिन सास क्रांति, ससुर सियाराम और ननद संजू मिलकर एक योजना बनाते हैं और बाहर जाने और सोने का नाटक करते हैं। वहीं चंदा और विनीता सोचती हैं कि सब सो रहे हैं, तो वो बेडरूम में पनीर के पकौड़े तलने लगती हैं। आहा दीदी, गरम गरम पनीर के पकौड़े, आज तक मजा ही आ गया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और सामने क्रांति, सियाराम और संजू खड़े होते हैं। वहीं चंदा और विनीता उन्हें देख घबराकर गरम फ्राई पैन गद्दे पर रख देती हैं और कांपने लगती हैं। अरे बाप रे, ये क्या, बेडरूम के अंदर बेड खोलकर पूरी रसोई बना रखी है? इंडक्शन, कढ़ाई, सॉस, बेसन, ये सब क्या, इतना सारा खाने का सामान? माँ जी, वो हम। हे भगवान, पूरे घर का राशन और बाजार का ताम झाम
इस बेड में छिपा रखा था। ओहो। क्रांति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला ही होता है कि तभी सियाराम जी बेड में रखे पकौड़ों को देखते हैं और अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो सही, तुम्हें याद आया अपना जमाना, हा? जब तुम भी मेरी माँ के डर से पल्लू में भुने हुए चने, गुड़ और मक्का छिपा छिपा कर खाया करती ही थी। अरे जी, आप भी क्या बच्चों के सामने पुरानी बातें ले बैठे। अरे भाग्यवान, जो तुमने अपने जमाने में किया वही आज ये बहुएं अपने जमाने में कर रही हैं। इसमें इनकी क्या गलती। माँ जी, हमें कोई छुपकर खाने का शौक नहीं है, पर आप लोग हर एक निवाले पर इतनी नाप तौल के ताला चाबी रखते हो कि हमारी भूख ही नहीं मिटती थी। मजबूरन हमें ये सीक्रेट रसोई बनानी पड़ी। तभी अचानक सियाराम जी प्लेट से एक गरम पनीर का पकौड़ा उठाकर मुंह में रख लेते हैं। आहा भाई वाह, पकौड़ा तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। भगवान, गलती हमारी ही थी। हमने अनजाने में इतनी टोक टाक कर दी कि बहुओं को ऐसे चोरी छिपे खाने पर मजबूर होना पड़ा। ये जरूरी नहीं जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया तुम भी बहुओं के साथ करो। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। बहुओं की सेहत भी बिगड़ी और घर में कलेश भी हुआ। क्रांति अपनी कमर से किचन की चाबियों का गुच्छा निकालती है और चंदा और विनीता के हाथों में थमा देती है। ले चंदा, ले विनीता, आज से रसोई की चाबियां तुम्हारी। अब रसोई में कोई ताला नहीं लगेगा। जो मन करे पेट भर कर बनाओ और खाओ। बस वादा करो कि अपनी सेहत का ध्यान रखोगी और ऐसा उलझुल छुप कर नहीं खाओगी। सच माँ जी? थैंक यू माँ जी। अब हम सब साथ मिलकर बढ़िया और पौष्टिक खाना बनाएंगे माँ जी। अब पूरा परिवार हंस पड़ता है। वहीं दोनों बहुएं बेड वाली सीक्रेट रसोई बंद कर देती हैं और रसोई में खाना बनाकर हंसी खुशी सबके साथ नाश्ता करती हैं।